हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जीसी लियोंग ज्योग्राफी की सीरीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द अर्थ क्रस्ट। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जानेंगे अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में। तो देखिए, हमें ज्योग्राफी को समझने के लिए अर्थ का स्ट्रक्चर समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें तो पता ही है कि इसमें क्या-क्या है ना? इसमें अर्थ क्रस्ट है जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, है ना? ओशंस हैं जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, कुछ एटमॉस्फेयर है ना? और उसके बाद आपका क्रस्ट, मैंटल, कोर, ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आज क्लियरली आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं इस लेसन को। हुँ? तो अब देखिए, अर्थ जो है वो कई सारे लेयर्स से बना होता है ना? जो सबसे बाहर की लेयर होती है इसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, मतलब लिथोस्फीयर। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे सबसे बाहर की लेयर है, इसे हम क्रस्ट बोलते हैं। इसमें आपके दो डिस्टिंक्ट पार्ट होते हैं। अपर पार्ट जो होता है उसमें कुछ ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं, है ना? मतलब जो सबसे जो क्रस्ट है, क्रस्ट सबसे ऊपर की लेयर होती है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी आपके दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। जो पहला ऊपर का पार्ट होता है उसमें ग्रेनाइट रॉक्स होते हैं, है ना? और ये कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है। कॉन्टिनेंट जैसे कि हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे ना, लैंड फॉर्म करता है, कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है। इसका जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो सिलिका और एल्यूमिना होता है ना? जो इसका मेन जो मिनरल जिससे ये बनता है वो सिलिका, है ना? सिलिका और आपका एल्यूमिना होता है। सो ये कलेक्टिवली इसको हम लोग सियाल भी बोलते हैं, ठीक है? जिससे कॉन्टिनेंट जिस पे हम लोग रहते हैं ना, तो ये सिलिका और एल्यूमिना का ये बना होता है और इसे हम लोग यहाँ पे सियाल भी बोलते हैं, ठीक है? सिलिका और एल्यूमिना। इसकी एवरेज डेंसिटी वगैरह बताऊँ तो कुछ 2.7 होती है। ठीक है, तो दो में से एक पहले हमने ऊपर का पार्ट बात करी जो कि है क्रस्ट का ऊपर का पार्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेनाइट रॉक से बना होता है। सारी बातें क्लियर कर ली। और जो दूसरा होता है लोअर पार्ट, ये कॉन्टिन्यूअस जोन होता है डेंसर बैल्सेटिक रॉक्स का, है ना? बसाल्ट सुना है ना? तो ऐसे ही वो बैल्सेटिक रॉक्स, ठीक है? बेल्सेटिक, ठीक है, रॉक्स। ये आपका ओशन फ्लोर फॉर्म करता है। तो आप जानते हैं एक क्या होता है भाई, कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है ना, जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसमें क्या है, या तो आइलैंड है या तो ओशन है। तो आइलैंड का मैंने बता दिया आपको। और ओशन का जो सीन होता है वो यहाँ पे दूसरे तरह का जो रॉक्स है, बेल्सेटिक रॉक से बना होता है। इसमें ओशन फ्लोर्स बनते हैं। और इसमें आपका मेनली अगर बताऊँ तो कौन कौन से मटेरियल पड़े होते हैं, इसमें आपका सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम होता है, ठीक है? तो उसमें क्या था, हमारे जो कॉन्टिनेंट वाला था ग्रेनाइट रॉक्स में आपका सिलिका और एल्यूमिनिया था, और जिसे हम लोग सियाल कहते थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे बैल्सेटिक रॉक्स में, तो इसमें आपका मेनली आपका सिलिका, आयरन और मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है? इसलिए इसको सीमा बोलते हैं, SIMA, ठीक है? तो वो हो गया सियाल, ये हो गया सीमा। तो दोनों आप समझ गए ना क्या डिफरेंस है दोनों में? सीमा, सीमा मौसी भी होती है किसी की, तो ये सीमा मौसी नहीं है, ठीक है? देयरफॉर जो सीमा है, और यहाँ पे हमने ये बात करी आपको कि ये सीमा है। और इसकी जो एवरेज डेंसिटी होती है वो 3.0 होती है, ठीक है? उसकी एवरेज डेंसिटी कितनी थी, 2.7 थी, इसकी 3.0 होती है, ठीक है? तो और सियाल और सीमा, मतलब जो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है और जो आपका जो ओशन वाला पार्ट है, मतलब जो सियाल है और जो सीमा है, वो एक साथ फॉर्म करते हैं अर्थ की क्रस्ट। आप समझ रहे, क्रस्ट तो वो भी है, मेरी बात समझिएगा। अब ये पूरा-पूरा कॉन्टिनेंट है, इसकी ऊपर वाली लेयर तो क्रस्ट है ही है। अब किसी-किसी में जो है वो सॉरी, जो पूरा-पूरा वर्ल्ड है, पूरा-पूरा अर्थ है, इसकी ऊपर वाली लेयर तो क्रस्ट है ही, है ना? अब इसमें जो कॉन्टिनेंट वाला सीन है, कॉन्टिनेंट का मतलब यहाँ पे सियाल हो गया, और जो आपका ओशन वाला सीन है, ओशन में सीमा हो गया, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों अलग हैं। भई दोनों मिल के फॉर्म क्या करेंगे? क्रस्ट, क्योंकि क्रस्ट तो सबसे ऊपर की लेयर ही होती है ना हमारे अर्थ की, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। बस जो थिकनेस होती है अर्थ के क्रस्ट की, ये वैरी करती रहती है ना? 3 से 4 माइल्स बीनीथ द ओशंस टू एज मच एज 30 माइल्स अंडर सम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, है ना? ये डिपेंड करता है कि मतलब क्या ओशंस के नीचे थिकनेस कैसी है क्रस्ट की, और ये कॉन्टिनेंट के नीचे कैसी है ना? तो ये ऐसा डिफरेंस होता है। तो सिंस देखिए सियाल काफ़ी लाइटर होती है सीमा से, है ना? सियाल का मतलब जो हमारी कॉन्टिनेंट में है ना? ये थोड़ी लाइटर होती है, हल्की होती है सीमा से। तो कॉन्टिनेंट को इसलिए कहा जाता है कि इट इज सेड टू बी फ्लोटिंग ऑन अ सी ऑफ डेंसर सीमा,
ठीक है? तो इसमें क्या कहते हैं, ऐसा ऐसा कहते हैं कि भाई जो है सियाल जो है वो फ्लोट कर रहा है एक डेंसर, एक भारी सीमा पे। तो मतलब समझ रहे हो, मतलब डेंस का मतलब क्या होता है? डेंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ नीचे बैठ जाए, ठीक है? डेंस डेंस वाटर अगर होगा, कोई चीज़ अगर आप पानी में मिलाओ और उसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर कम होगी पानी की डेंसिटी से, तो वो उसके ऊपर जो है वो तैरा करेगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए सीआर जो है वो लाइटर है, मतलब कॉन्टिनेंट वाला हिसाब किताब जो है वो लाइटर है, इसलिए कहा जाता है कि ये फ्लोट करता है ऑन द सी, डेंसर सी में, क्योंकि सी वाली जो आपकी सीमा है वो थोड़ी डेंस है। तो अगर हम इस तरीके से आपको समझाएं, तो आप ये देखिए कि मान लीजिए सपोज करिए कि ये है आपकी सीमा, ठीक है, और ये ऊपर जो है ये सियाल जो है वो फ्लोट कर रही है ना? इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो कॉन्टिनेंट को आप ऐसे कह सकते हो, है ना? ये आपका जो है वो ओशन वाला पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके बाद हम सीधा-सीधा जस्ट बात करें क्रस्ट के नीचे क्या है, मतलब लिथोस्फीयर सबसे ऊपर हो गई, उसके नीचे क्या है? लिथोस्फीयर के जस्ट नीचे आपने बचपन से ही सुन रहे होंगे मैंटल, ठीक है? मैंटल एक लेयर है, तो मैंटल उसके नीचे है, और मैंटल जिसे हम लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं, और ये करीब कहें बात करें तो कुछ 1800 माइल्स, है ना? 1800 माइल्स थिक है, और मेनली ये काफ़ी डेंस रॉक से बनी है। डेंस रॉक से बनी है जो काफ़ी रिच होते हैं ऑलिवाइन में, ऑलिव वाइन में, ठीक है? और जो इंटीरियर लेयर होती है ये उसके बाद कोर आती है ना? मेंटल के बाद क्या आता है? कोर आता है। कोर मतलब बेरिस्फीयर भी बोलते हैं। ये कुछ 2160 माइल्स का रेडियस है इसका, और ये मेनली आयरन की बनी है। आप जानते हैं ना, सबसे नीचे तो आयरन ही है हमारे, तभी तो सब कुछ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता रहता है। तो आयरन की बनी हुई है, और कुछ निकल भी इसमें पड़ा हुआ है ना? इसलिए इसको एक साथ मिला के क्या बोलते हैं? नाइफ बोलते हैं, ठीक है? NIFE, नाइफ बोलते हैं। क्लियर है? टेम्परेचर जानते हो आप कि यहाँ माना गया है कि करीब 35 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के लिए हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर होता है कोर में, ठीक है? और ऐसी कंडीशंस के अंदर कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये लिक्विड, जो कोर कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी इन लिक्विड स्टेट। बट क्या होता है, रिसेंट टाइम्स में अर्थक्वेक वेव्स ने ये बात सजेस्ट करी है कि जो इनर मोस्ट पार्ट है ना, ये तो सॉलिड मास का बना हुआ है। तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे मामला क्या है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो अंदर वाला कोर वाला जो पार्ट है, भाई वो यहाँ पे कैसे ही जो है हार्ड है ना? क्योंकि जब आप कह रहे हो कि मेंटल जो है यहाँ पे अगर लिक्विड है, तो भाई कोर कैसे हार्ड हो गया, है ना? तो वो प्रेशर इतना पड़ता है, इस वजह से ये सॉलिड होता है। और ये बात किसने प्रूव करी है? जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं उन्होंने बताई है, वो आगे आके बताएंगे कौन कैसे कैसे, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, है ना? जो कैसे कैसे होके जाती हैं सॉलिड में, कैसे कैसे लिक्विड में होके जाती हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी अंदर की लेयर्स जो हैं अर्थ के, वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट्स में है, ठीक है? तो वो जो पार्ट है अर्थ की क्रस्ट का, ये जो है वो इमर्ज है बाय ओशंस एंड सीज, और ये सब फॉर्म करती हैं हाइड्रोस्फेयर, है ना? जो पानी वानी, जो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जो आपका पानी वानी आया हुआ है, ओशंस है या कोई सी है ना? वो यहाँ पे हाइड्रोस्फेयर, मतलब ये पानी वाला पार्ट को फॉर्म करती हैं, ठीक है? और क्या कहते हैं, अब आप जानते हैं कि मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे आसमान के बारे में, जो गैसेस के मासेस टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? वो सीधा-सीधा आपका हो जाएगा एटमॉस्फेयर, ठीक है? अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में। तो अब कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में, चलिए ऐसे बात करते हैं रॉक्स के बारे में। तो अर्थ क्रस्ट आप जानते हैं बहुत सारे रॉक से बनी हुई है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पत्थर है। अलग अलग तरह का टेक्सचर होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के देखने में लगते हैं, उनका कलर अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग है ना? तो ये सारी चीज़ें उनकी अलग हैं, और ये बहुत टाइम तक इसमें वेदरिंग होती है, ये होता है, वो होता है ना? तो ये क्या कहते हैं, चेंज भी होते रहते हैं। तो देखिए, रॉक के बारे में समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ना? अगर हमें ये समझना है कि भई क्या अर्थ की हिस्ट्री रही है, कैसे रहा है ना? तो अगर पुराने रॉक्स की हम बात करेंगे तो तो उस हिसाब से अगर हम मिला सकते हैं, नहीं पहले तो ऐसा था, है ना? फिर धीमे-धीमे, धीमे-धीमे ऐसे चेंज हुआ होगा, है ना? तो हम एक-एक करके रॉक्स के बारे में जानेंगे। अगर हम जनरली रॉक्स को क्लासिफ़ाई करें, तो हम 3 मेजर, यहाँ पे देख रहे हैं 3 मेजर रॉक के टाइप होते हैं। एक होता है आपका इग्नियस रॉक, दूसरा होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा होता है आपका मेटामॉर्फिक रॉक, है ना? और क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं रॉक की, है ना? ये लेकिन अगर हम यहाँ पे आपको बताएँ, एथर्स और ब्लैट की 1997 की जो डेफिनेशन थी, उनके हिसाब से इन्होंने कहा था कि जो रॉक्स है वो एक ऐसे स्टफ़ हैं जिसमें जिससे अर्थ बना हुआ है ना? और एक मोर्स
एक्सेप्टेबल जो सब मतलब जो लोगों ने जो एक्सेप्ट करी है ऐसी साइंटिफिक डेफिनेशन अगर मैं रॉक की बताऊँ तो वो ये है कि रॉक एक नेचुरल अकरिंग सॉलिड कोहेसिव एग्रीगेट है। एक या मतलब एक नेचुरली जो बनता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है ना? और ये कैसे बनता है? ये मिल के बनता है एक या एक से ज़्यादा मिनरल से या फिर मिनरल मटेरियल से, ठीक है? तो अब ये समझिए, ये तो बुक में नहीं था, ये मैंने अलग से ही इसमें डाला है। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, अब हम आपको एक-एक करके समझाते हैं। देखिए ये 3 रॉक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रॉक हो गए हैं। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है? हम इन तीनों को आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो इग्नियस रॉक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। तो ये फ़ॉर्म होते हैं जब जो है आपका मोल्टेन मैग्मा जो होता है ना? आप जानते हैं ना मोल्टेन रॉक, है ना? जो होता है वो जब सूखता है, जब कूल होता है, जब ठंडा होता है मोल्टेन मैग्मा, तो यहाँ पे मतलब जो जानते हैं आप उसके से वोल्केनो से निकलते हैं मोल्टेन मैग्मा, ठीक है? एकदम पिघली-पिघली हालत में होता है ना? जब वो ठंडा होता है तो यहाँ पे ये रॉक बनते हैं, है ना? फ्रॉम बीनीथ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है? ये क्या होता है? ये अर्थ क्रस्ट के नीचे जो इतना हो जाता है उस तरह से ये जो है वो फॉर्म होते हैं। ये नॉर्मली क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है? मतलब क्रिस्टल के जैसे होते ही हैं देखने में, है ना? चमकेंगे तो है ही है क्योंकि भई मोल्टेन मैग्मा है, एकदम एकदम शाइनी-शाइनी सा, है ना? और ये स्ट्रैटा में अकर नहीं होते। स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? लेयर में अकर नहीं होते, ना ही इनमें जो है कोई फॉसिल्स होते हैं, है ना? इग्नियस रॉक जो है इनको आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फॉसिल्स कैसे होंगे? आप ये समझिएगा फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब ये होता है कि भई जैसे कोई जानवर या कोई प्लांट या कुछ भी ऐसा दब गया, ठीक है? रॉक के नीचे, तो उस रॉक्स में उसके निशान हैं, है ना? उसके क्या बोलते हैं कि भैया ये जानवर जैसे डायनासोर है, डायनासोर 2 रॉक के बीच में मान लीजिए दबा दबा कहीं पड़ा होगा, तो जब ये रॉक हटाया गया, देखा गया तो उसकी हड्डी मिल गई और या तो उसके ऐसे निशान मिल गए, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, इतना कोई जायंट एनिमल था, है ना? तो फॉसिल्स तो ये हैं, तो इसके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? इतना गर्म है, इतना गर्म जब ठंडा होता है तब रॉक बनता है। अब इतने गरम-गरम में कौन-सा जानवर जो है अंदर चला जाएगा और चला भी जाएगा तो उसकी हड्डी-पसली सब एक हो चुकी होगी, है ना? तो ऐसा इसमें फॉसिल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? और क्या कहते हैं इग्नियस रॉक जो है इनको आप सब डिवाइड कर सकते हो, है ना? आप इनके मिनरल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे जब ये काफ़ी हाई प्रोपोर्शन में अकर होते हैं ऑफ सिलिका दैट दे आर सेड टू बी एसिड। समझिए फिर समझिएगा, है ना? ये जो इग्नियस रॉक होते हैं इनको आप सब डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन, ठीक है? तो जब इनके अंदर क्या है कि सिलिका बहुत ज़्यादा होता है ना? जब इनके अंदर क्या है फिर समझिएगा सिलिका सिलिका जो मिनरल है ये जब बहुत ज़्यादा होता है तो इनको कहा जाता है कि एसिड है ना? है ना? तो मतलब क्या कहा जाता है दे आर सेड टू बी एसिड। अब एसिड इग्नियस रॉक जैसे कि आपका ग्रेनाइट, एसिड इग्नियस रॉक में कौन-कौन आता है? आता है ग्रेनाइट रॉक आता है ना? ये लेस डेंस होते हैं और लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं अपने कलर में दैन बेसिक रॉक्स, है ना? बेसिक रॉक से ज़्यादा जो है ये ग्रेनाइट वाले जो हैं वो लेस डेंस हैं और लाइटर हैं, हल्के हैं, है ना? कलर में हल्के हैं। ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो इसमें बेसिक ऑक्साइड्स का होता है, जैसे कि आपका आयरन, एल्यूमीनियम या मैग्नीशियम, है ना? और मतलब बेसिक रॉक की बात कर रहे हैं हम, है ना? हमने एसिड रॉक की बात कर ली, अब हम बेसिक रॉक की बात करें अगर, तो बेसिक मतलब ये ग्रेनाइट की बात हमने करी, अगर हम बेसिक रॉक की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन, एल्यूमीनियम, मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े ज़्यादा ज़्यादा भारी होते हैं और देखने में भी थोड़े ज़्यादा डार्क होते हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ रॉक्स आते हैं जैसे कि हम आपको बताएँ, जैसे कि आपका यहाँ पे 2 मेन क्लासिफ़िकेशन मतलब 2 मेन क्लासेस हैं इग्नियस रॉक की। अगर हम ऐसे बताएँ तो एक समझिए आपको एक होते हैं प्लूटोनिक रॉक, ठीक है? प्लूटोनिक रॉक और एक होते हैं वोल्केनिक रॉक। समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि एक होते हैं प्लूटोनिक रॉक और एक होते हैं वोल्केनिक रॉक। थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? ओके, तो प्लूटोनिक रॉक जो होते हैं, है ना? प्लूटोनिक रॉक जो होते हैं, उनमें क्या होता है ये सारे इग्नियस रॉक्स होते हैं, ये आपका जो है वो फॉर्म्ड होते हैं कुछ डेप्थ से, है ना? कुछ कुछ गहराई पे फॉर्म होते हैं अर्थ की क्रस्ट में और ये ठंडे होते हैं, सॉलिडिफ़ाई होते हैं मतलब सॉलिड में बनते हैं और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे इतने बड़े-बड़े बन जाते हैं, है ना? और ईज़िली जो है वो क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे होता है ना चमका करता है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल की तरह आप इनको जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो, ठीक है? एक क्रिस्टल की तरह लगते हैं और आप इनको देख के समझ जाओगे कि ये हैं, ठीक है? और जो है ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होते हैं मतलब मैंने बताया ना 2 तरह के रॉक्स हैं, आपके एक इंट्रूसिव है, एक एक्सट्रूसिव है ना? तो ये इंट्रूसिव रॉक्स हैं और इंट्रूसिव क्यों है? क्योंकि अंदर फॉर्म हो रहे हैं, है ना? जैसे कि कौन-कौन से रॉक्स हो गए? जैसे कि आपका ग्रेनाइट हो गया, है ना? और आपका क्या कहते हैं डायोराइट हो गया, गैब्रो हो गया, है ना? ये सब जो हैं ये
एक्सपोज हैं एट द सरफेस बाय प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन एंड इरोजन। ठीक है, कैसे आते हैं ये सरफेस पे? इरोजन के माध्यम से, है ना, मतलब ये आपका चला विंड विंड हेटी, है ना, उससे, और डेन्यूडेशन के माध्यम से, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि रॉक या सॉरी विंड हो गया, आइस हो गया, वाटर हो गया, जब ये जो है वेदरिंग कर देती है, मतलब ये साफ ऑफ कर देगी, तो उसके माध्यम से ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करना चाहेंगे वॉल्केनिक रॉक के बारे में, है ना। मैंने प्लूटोनिक रॉक के बारे में तो आपको बता दिया। हाँ, और वॉल्केनिक रॉक क्या है? ये मॉल्टेन रॉक होते हैं, है ना। ये कैसे निकल के आते हैं? पोर्ड आउट होते हैं वॉल्केनोज से, है ना, वॉल्केनो लावा से, है ना। ये लावा होता है, लावा जब जो है सॉलिड बना, सॉलिडिफाई हुआ, है ना, ये बहता हुआ आ रहा है, जब जब यहाँ पे ये जब सूखेगा धीमे धीमे सॉलिडिफाई होगा, है ना, तो ये बनेंगे, है ना, अर्थ के सरफेस पे ये होते हैं। ये समझ रहे हैं ना, इंट्रूसिव मैंने बताया। फिर आपका जो अर्थ के ये सरफेस पे होते हैं, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं और ये सॉलिडिफाई होते हैं अर्थ के सरफेस पे। और क्रिस्टल जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं इसके, है ना। अब अंदर होंगे तो ज़्यादा बड़े होंगे, और जब ऊपर होंगे तो इसके क्रिस्टल्स छोटे होते हैं। इसका अगर हम बेसिक एग्जांपल बताएं तो बसाल्ट है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस भी करा था। एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल एक बसाल्ट है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। अब बसाल्ट जो है एक कॉमन वॉल्केनिक, या एक आप कह सकते हो ये एक एक्सट्रूसिव रॉक है ना। और ये फॉर्म होता है जब लावा ऐसे बह के आता है, देखिए इस तरीके से, है ना, जब ये लावा इस तरीके से बह के आता है, और लावा शीट्स और लावा प्लेट्यू वगैरह भी बनते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल बताऊँ तो जो दोज हैं, जो वो सारे हैं एंट्रियम, नॉर्थ आइलैंड में जो एंट्रियम है, और जो डेक्कन प्लेटू है हमारे इंडिया का, है ना। कोलंबिया की बताऊँ तो वहाँ पे स्नेक प्लेटू है यूएसए में। और आपका कुछ तरीके के बसाल्ट जो है वो जो सॉलिडिफाई होते हैं एक एक तरीके के मैनर में होते हैं, ताकि यहाँ पे एक बहुत ही लंबे लॉन्ग पॉलीगोनल कॉलम बना सकें। मतलब जैसे कि पॉलीगॉन शेप का, इस तरीके की आप देख रहे हैं, है ना। ऐसे करते करते बहुत सारे कॉलम बना दिए उसने। ठीक है, कोई भी इस तरह का, मतलब ये शेप है ना। और क्या कहते हैं, मान लीजिए इस तरीके का शेप है ना। तो ऐसे खूब सारे जो है उसने बना दिया, ऐसे कॉलम्स बना दिए। एक वेल नोन एग्जाम्पल बताऊँ एक ऐसे कॉलमनर बसाल्ट का, है ना, हमारे जाइंट कॉसवे एंट्रिम है ये, है ना। एंट्रिम मैंने जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि नॉर्थ आइलैंड में। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। कुछ कुछ जो हैं, कुछ मॉल्टेन लावा जो हैं, ये पुश अवे कर सकते हैं अपने रास्ते को, है ना, सरफेस पे भी आ सकते हैं, है ना। जो मान लीजिए कुछ पैसेजेस हैं, है ना, और कुछ जगह से ये मॉल्टेन लावा जो है वो अपने सरफेसेस पे आ गए, है ना। और अ, जो है और वहाँ पे भी सूखे सॉलिडिफाई हुए, है ना, एक वर्टिकल डाइक्स, या फिर आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल सिल्स के तौर पे भी, है ना। कुछ इस तरीके से एकदम सीधा 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 ये जो है वो सूख गया, है ना। इतना तो कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने इतना जो मेन जो इनका बाइफरकेशन है, बस आप वो समझिए कौन कौन से क्या होते हैं। तो जो मोस्ट ज़्यादातर जो इग्नियस रॉक्स होते हैं एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, है ना, और बहुत टाइट होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना। इसका रीज़न ये है कि ये जो है वो मतलब इसी रीज़न की वजह से इनको जो है वो रोड वोड बनाने में काम लाते हैं, है ना, या पॉलिश्ड एज मॉन्यूमेंट्स एंड ग्रेव स्टोन्स के तौर पे भी यूज़ करा जाता है ना। तो ये सारा यूज़ मैंने बताया आपको इग्नियस रॉक का। नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो हैं ये कब फॉर्म होते हैं? ये फॉर्म होते हैं जब सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स जानते हैं, छोटे-छोटे सेडिमेंट जो हैं वो एक साथ एक्यूमुलेट होते हैं। अब जैसे कि होता क्या है कि नदी है, ठीक है? वो नदी बह के ऐसे आ रही है, तो अपने साथ वो कुछ सेडिमेंट्स लाती है, छोटे-छोटे ईंटें, पत्थर, कंकड़ लेकर आती है ना? और जब वही पत्थर जो है वो फ़ॉर्म करते हैं, एक ही जगह पे ऐसे फ़ॉर्म हुए, फिर उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, उसके ऊपर एक और लेयर आ गई, है ना? तो जब इतना मोटी हो जाती है लेयर्स, तो क्या होता है कि एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होता है ना। और यूजुअली क्या होगा, ये अंडर द वाटर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो सपोज करो कि ये एक पहाड़ है, यहाँ से नदी आ रही है, वो तोड़ तोड़ के पहाड़ के ईंटें पत्थर ला रही है, और वो नीचे जब आके यहाँ आती है तो यहाँ पे कई सेडिमेंट जो है इकट्ठा करती है ना। अब ये बार बार सालों साल तक ऐसा होता रहेगा, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ये जमते चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, एक रॉक को फॉर्म कर देंगे, है ना। तो इसी को ही हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मोस्टली ये पानी के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। ये आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो दूसरे कुछ रॉक से, कैरेक्टर में, है ना, लेयर फॉर्मेशन में आप कह सकते हो इनको। ये टर्म स्ट्रैटिफाइड रॉक्स इसके लिए टर्म रखा गया है। स्ट्रैटा जो है वो वैरी कर सकता है अपनी थिकनेस में भी, है ना, कुछ इंचेस का भी हो सकता है ना, और फीट तक भी हो सकता है।
आप जिनको स्ट्रैटा का मतलब नहीं पता उनको बता दूँ तो स्ट्रैटा का मतलब होता है कि लेयर्स या सीरीज़ ऑफ रॉक्स, ठीक है? तो ये जो स्ट्रैटा है ये वैरी भी कर सकता है अपनी थिकनेस में, मतलब अपनी मोटाई में ये वैरी कर सकता है। कुछ इंच का भी हो सकता है या कुछ फीट तक का भी हो सकता है, डिपेंड करता है ना? रॉक्स जो हैं ये फाइन बहुत ही पतले, भाई ऊपर से अगर जो है वो नदी तोड़ते हुए ला रही है पत्थरों को, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा फाइन्ड होंगे बिल्कुल, है ना? बिल्कुल ग्रेन्ड होंगे, सॉफ्ट होते हैं या हार्ड भी हो सकते हैं। जो मटेरियल जो कि फॉर्म होता है सेडिमेंट्री रॉक से, ये कौन, मैंने बताया ना, स्ट्रीम्स वगैरह लेकर आती हैं। और ये नॉन क्रिस्टलाइन है, भाई ऊपर से पहाड़ों से जब नीचे आ रहे हैं तो क्रिस्टल वाला कलर तो आएगा नहीं, चमकीले कहाँ से हो जाएंगे, कुछ नहीं चमकीले होते हैं, तो चमकीले तो नहीं होते हैं। और ऑफन इसमें फॉसिल्स होते हैं। अब देखो फॉसिल्स का मतलब मैंने पीछे पीछे पहले बताया क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है? तो फॉसिल क्यों होते हैं, अब आपके दिमाग में ये आया होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे एक लेयर बनी, मान लो कोई जानवर आया था यहाँ पे पड़ा बैठा, अब ऊपर से दूसरी लेयर बन गई, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इसी में ही रह जाएगा, है ना? कोई ऐसा तो नहीं आग वाग लगी हुई है तो ये मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, है ना? तो इसमें आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे, एनिमल के हों, प्लांट के हों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हों, किसी के भी फॉसिल्स मिलते हैं। अब देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसलिए काफ़ी वैरी वगैरह करते हैं, है ना? अपना फॉर्मेशन में, क्योंकि भाई अलग अलग तरह की रिवर, अलग अलग तरह का जो है वो बहाव उनका। हम्म, आप इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, आप इनको इनकी एज के हिसाब से देख सकते हो, है ना? और कई तरह के रॉक जो हैं वो सेम पीरियड में भी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए कि एक ही पीरियड में कई तरह के रॉक्स फॉर्म हो रहे हैं, तो भैया इन लोगों को एक साथ ग्रुप कर देते हैं, है ना? काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए इनकी जानना, कैरेक्टरिस्टिक्स कई तरह के रॉक्स की। तो देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, आप इनको 3 कैटेगरी में, इनकी तो 3 मेजर कैटेगरी हैं, आप इनमें इनको डिवाइड कर सकते हो। थोड़ा आगे बढ़ के पिक्चर से आपको समझाते हैं, है ना? तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हो रहा है ना, है ना? तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ऐसे डिपोज़िशन होता है, फिर ऐसे कंपैक्शन होता है, फिर ये सीमेंटिंग हो गई, है ना? तो ये बन गया यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक। तो अब देखिए 3 कैटेगरी इनकी क्या हैं, तो पहली कैटेगरी है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? समझिएगा, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। जो इनकी दूसरी कैटेगरी है वो है और ऑर्गी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरी जो है वो कहती है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, है ना? ये टर्म से ही पता चलता है किसके क्या बने होंगे, लेकिन तब भी हम एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो हमने यहाँ पे बात करी वो है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, है ना? तो ये सारे रॉक जो हैं इनको ये फॉर्म होते हैं जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं मटेरियल जो कि दूसरे रॉक से निकला हो। ये देखिए यहाँ से लेकर आ रही है ना, पानी के माध्यम से ही आ रहे हैं सब टूट-टूट के, ठीक है? तो ऐसा मटेरियल इकट्ठा हो जाए जो कि दूसरे रॉक से जो है वो निकला हो और कई तरह के रॉक एक साथ आ जाएँ। तो सैंडस्टोन की मैं अगर बात करूँ, सैंडस्टोन अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब होता है बालू, ठीक है? बालू की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ये फ़ैमिलियर है सेडिमेंट्री रॉक से, है ना? ये ग्रेन सैंड ग्रेन से बना होता है ना? तो ऐसा कुछ होता है। और ये जो क्वार्ट्ज़ ये सब ग्रेनाइट से निकल के आते हैं। क्वार्ट्ज़ फ्रैगमेंट जो होते हैं ये ग्रेनाइट से निकल के आया है। इनका टेक्सचर हो गया, इनका कॉम्पोज़िशन, इनका कलर जो है अलग-अलग होता है ना? और कई तरीके के सैंडस्टोन्स जो हैं ये बिल्ड करने के लिए, बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। आप जानते हैं बिल्डिंग्स वगैरह में तो बालू-वालू का यूज़ होता ही है ना? तो ऐसा कुछ होता है। और जो क्वार्ट्ज़ टाइप ऑफ सैंडस्टोन होती है, इसे कहते हैं ग्रिट। ग्रिट कहते हैं इसे, किसे? जो थोड़ी-सी मोटी होती है ना? क्वार्ट्ज़ होती है, थोड़ी-सी मोटी होती है, उसको ग्रिट कहते हैं। और जब बड़े-बड़े पेबल्स जो होते हैं, है ना? पेबल्स तो आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, है ना? तो जब बड़े-बड़े पेबल्स जो होते हैं, है ना? ये फर्मली एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ना? पेबल्स तो जानते हैं ना क्या होते हैं, इस तरीके के जो पत्थर होते हैं, है ना? जब एक दूसरे के ऊपर ये आ जाते हैं, तो ये रॉक फॉर्म करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, है ना? आपने देखा होगा कॉन्ग्लोमेरेट मतलब इस तरह के पेबल्स देखिए एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर आ जाएँगे, तो ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक यहाँ पे फॉर्म करते हैं, ठीक है? और जब पेबल जो हैं वो राउंड होते हैं या ब्रीसिया होते हैं, है ना? तो जब जब जो फ्रैगमेंट्स होती हैं वो एंगुलर होती हैं। अब इतना डीप में मत जाइए, है ना? और जो बहुत ही पतली फाइन जो सेडिमेंट्री मटेरियल होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्ले। क्ले मतलब ये जो मिट्टी होती है ना? गिली-गिली वाली। ये ब्रिक मेकिंग में काफ़ी काम आती है ना? और उसके बाद शेल हो गया, मड स्टोन हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये भी आपका जो है वो अनसीमेंटेड फॉर्म में जो है हो सकती है, ठीक है? तो ये सारी हमने बात करी। फिर दूसरा जो हम बताएँगे वो आपको क्या बता रहे थे हम? ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है? पहले तो हमने मैकेनिकली वाली बात करी, फिर हमने ऑर्गेनिकली कैसे बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो ये देखिए जो ये रॉक्स हैं, ये आपका जो रिमेन्स होते हैं ना,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि आपका कोरल्स हो गई, शेल शिप हो गई, है ना, सॉरी शेल फिश हो गई, है ना, और आपका जो इनके रिमेन्स होते हैं, जब ये मान लीजिए मर गए, अब इनके जो बचे कुचा हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, उनसे ये फार्म होते हैं, जो हुज फ्लैशी पार्ट आर बीन डिकम्पोज्ड, इनका फ्लैशी पार्ट, इनका जो फ्लैश है वो डिकम्पोज हो गया कोरल्स वगैरह का, और अब क्या हुआ कि बचा हुआ जो इनका शरीर की हड्डियां हैं वो बची, ठीक है, हड्डी हार्ड शेल इनके रह गए, शेल्स बच गए, शेल फिश के शेल रह गए, कोरल्स रह गए, ठीक है, तो इन सबके जो शेल्स रह गए, तो ये सारा का सारा जब एक साथ मिलता है तो यहाँ पे ये ऑर्गेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। इसका मोस्ट कॉमन जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं कैलकेरियस टाइप, ठीक है, कैलकेरियस टाइप, है ना, जैसे कि क्या हो गया, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है वो है लाइमस्टोन, ठीक है, चूना और चौक, है ना, ये सब क्या है, ये सब शेल्स वगैरह जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जब आती है कि शेलफिश वगैरह की, तो यहाँ पे ये फॉर्म होता है। अब देखिए कार्बोनेकेशियस रॉक जो हैं ये भी ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड होते हैं, है ना, और ये होते हैं, बट ये वेजिटेटिव मैटर से होते हैं, ये स्वाम्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्या था, जो मैंने कैलकेरियस रॉक बताए उसमें क्या था, एक शेलफिश थी, कोरल्स थे, मतलब ये जीवित इंसान थे, सॉरी इंसान मैं बोल रही हूँ, मतलब जीवित जानवर थे, है ना, ये जब मरे तो इनकी बची हुई शेल्स वगैरह से ये बना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बोकेशियस रॉक्स की, तो ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं वेजिटेटिव मैटर में, जैसे कि स्वाम्स हो गया, फॉरेस्ट हो गए, है ना, तो उस पे प्रेशर वैशर 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 पड़ता रहा, प्लांट रिमेन के ऊपर, ये सब एक के हुँ, तो सारे जो है एक साथ जब मिलते हैं, ये सारे इनके जो रिमेन्स हैं, प्रेशर वैशर पड़ता है इस पे, और सेडिमेंट्स ये कंप्रेस्ड होते हैं, और प्लांट जो है वो एक मतलब कॉम्पैक्ट हो गए मासेस में, ये इस तरीके से अगर देखिए तो कॉम्पैक्शन हुआ, और कॉम्पैक्शन के बाद में मतलब कॉम्पैक्शन मासेस हुआ कार्बन का, और इवेंचुअली ये पीट, लिग्नाइट या कोल फॉर्म हुआ, है ना, और है ना, इसमें एक एक बहुत ही महंगे हैं, आप समझ ही रहे हैं, सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर में बनते हैं, है ना, कोल वगैरह आप जानते हैं, तो ऐसे ही बनते हैं, है ना। अब तीसरे वाले जो मैंने आपको बताए थे, तीसरे का नाम था केमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, है ना, पहला हमने डिस्कस कर लिया मैकेनिकली वाला, दूसरा हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिकली वाला, अब हम तीसरा डिस्कस करने जाते हैं, तो वो है केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि रॉक्स जो कि आपका फॉर्म होते हैं केमिकली, है ना, सॉल्यूशन से, है ना, एक या एक दूसरे तरीके के सॉल्यूशन से जब फॉर्म होते हैं, जैसे कि रॉक सॉल्ट्स, है ना, रॉक सॉल्ट क्या है ना, रॉक सॉल्ट है आपका सीधा नमक, है ना, ये आपका लेयर्स से बनता है ना, जो फॉर्म करती हैं बेड्स ऑफ सीज या लेक्स वगैरह पे, है ना, फिर आपका हो गया जिप्सम, ठीक है, जिप्सम, या फिर आप कह सकते हो जैसे कैल्शियम सल्फेट, ये भी आपका जो है सॉल्ट लेक से जो इवेपोरेशन होता है ना, उसके बाद फॉर्म होता है, जैसे कि डेड सी, है ना, काफ़ी हाई सैलिनिटी होती है इसकी, है ना, नमकीन बहुत ज़्यादा होती है, तो सिमिलर तरीके से पोटाश हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सब फॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पे पूरा बात करी सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। फिर हम बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो देखिए यहाँ पे सारे रॉक, चाहे वो इग्नियस हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, ये बन सकते हैं मेटामॉर्फिक या फिर चेंज रॉक, ठीक है, ये मेटामॉर्फिक या चेंज रॉक बन सकते हैं, बहुत ही ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट और प्रेशर अगर किसी भी सेडिमेंट्री या फिर इग्नियस रॉक में पड़ता है तो, है ना, तो ये बात याद रखिएगा, इनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर होता है ना, वो चेंज हो सकता है ना, फोर्सेस के माध्यम से, और या तो आप कह सकते हो इतनी तेज जो अर्थ का मूवमेंट है उसके माध्यम से, इस तरीके से क्ले जो है वो मेटामॉर्फोज्ड हो सकती है स्लेट में, है ना, क्ले मैंने आपको बताई, ठीक है, और क्ले जो है वो मेटामॉर्फोज हो सकती है, स्लेट बन सकती है क्ले, है ना, समझ रहे हैं, तो मतलब इन दोनों में से कोई भी रॉक जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। तो यहाँ पे क्ले जो है वो मेटामॉर्फोजाइज हो सकती है स्लेट में, लाइमस्टोन हो सकता है मार्बल में, है ना, अभी ये सेडिमेंट्री रॉक है एक लाइमस्टोन, और वो क्या हो सकता है मार्बल में जो है वो मेटामॉर्फाइज्ड हो सकता है, सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्जाइट में बन सकता है, ग्रेनाइट जो है ना, वो जेनेसिस में बन सकता है ना, तो ये प्लीज याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से, है ना, कि ग्रेनाइट जो है वो जेनेसिस में भी बन सकता है, शेल जो है वो शिस्ट में भी बन सकती है, और जो कोल है, कोल भी एक क्या कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक है, ये ग्रेफाइट में बन सकता है। तो आप समझ रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बनाए जा सकते हैं कुछ इस तरह से। हम्म अब देखिए हम कुछ बात करना चाहेंगे यहाँ पे, मतलब आप समझ रहे हो इस तरीके से चीज़ें ऐसे चेंज हो सकती हैं, है ना, बहुत ही प्यारा क्लासिफिकेशन है ये, इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म, कैसे जो है वो मेटामॉर्फिज्म इंक्रीज होता है। अब देखिए इन्फ्लुएंस क्या है रॉक टाइप्स की लैंडस्केप के ऊपर, है ना, लैंडस्केप के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है इन तरीके के रॉक्स की। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो फीचर होता है आपका लैंड फॉर्म्स का, है ना, चेंज तो रॉक करते ही करते हैं, है ना, जैसे
सॉफ्ट रॉक्स होते हैं जैसे क्ले वगैरह, है ना, शेल वगैरह, है ना, और ये बहुत जल्दी वॉर्न डाउन हो जाते हैं अगर आप देखो तो ग्रेनाइट वगैरह के कंपैरिजन में। वॉर्न डाउन मतलब जैसे सेपरेट हो सकते हैं, है ना। ग्रेनाइट रॉक तो थोड़ा हार्ड होते हैं, इतनी जल्दी नहीं टूटेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं आपको कि वेस्ट मलेशिया में, विद इन वेस्ट मलेशिया जो रेजिस्टेंस है ग्रेनाइट्स की हाई ग्राउंड ऑफ मेन रेंज से और ईस्टर्न रेंज से, कई सारे जो है वो पीक्स जो है इतने ऊपर बढ़ गए हैं, 2000 फीट के ऊपर बढ़ गए हैं। लैंडस्केप जो है ये काफ़ी इज़ वन ऑफ स्मूथ स्लोप्स एंड राउंडेड हिल टॉप्स है। तो हाई पीक जो वेस्ट मलेशिया की है, जैसे कि आपका गुनोंग तहान, है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट क्वार्टजाइट से बनी हुई है, शेल से, शिस से, सैंडस्टोन से बनी है ना। और जो है जो बीइंग लेस रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंस तो ये बहुत कम है, मतलब ये जो है, मतलब आप ये समझिए ये बनी हुई है ज़्यादा रेजिस्टेंस क्वार्टजाइट से, है ना। और अगर मैं बताऊं कि शेल्स, शीट्स और सैंडस्टोन ये कम रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये काफ़ी लोअर और राउंडेड हिल को फॉर्म करते हैं। समझिए जो रेजिस्टेंस जो है जिसमें बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये जो है वो रेजिस्ट कर सकता है वेदर को, है ना, और क्या कहते हैं अपने ऊपर असर नहीं पड़ने देगा, उससे बहुत बड़ी बड़ी पीक्स बन जाएंगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आपका कौन सा हो गया, आपका क्वार्टजाइट हो गया, बाकी शेल्स हो गया, शिस्ट हो गया, सैंडस्टोन हो गया, सब हल्के हल्के हैं, तो रेजिस्टेंस कम है भैया इसमें, ज़्यादा एक बार हवा चली उड़ गए, है ना, तो इससे काफ़ी कम छोटी और कुछ लोअर लोअर हिल्स फॉर्म होते हैं, है ना। तो अभी जो है ऐसी बात है। तो लाइमस्टोन रेजिस्टेंस है क्योंकि उसके में परमेबिलिटी है ना, और एक मतलब ये अपने अंदर से पानी को अलाउ करता है ना, और ये स्टीप साइडेड हिल्स बनाता है, जैसे कि आपका दोज नियर इपो और पर्लिस के पास पड़ते हैं। खैर, तो हमने यहाँ पे इसकी बात करी, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्थ के मूवमेंट के बारे में। तो देखिए अर्थ का जो मतलब जो फेस है अर्थ का, ये आप जानते हैं ये कॉन्स्टेंटली जो है वो रीशेप हो रहा है ना। जैसे कि चेंजेस आते हैं, जैसे आपका रनिंग वाटर, रेन, फ्रॉस्ट, सन, विंड, ग्लेशियर्स, वेव्स, है ना, इनसे क्या हो रहा है, ये जो क्या कहते हैं जो फेस है, मतलब अर्थ चेंज हो रहा है देखने में। ठीक है, तो धीमे धीमे चेंज हो रहा है, बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो हटते हैं, है ना, प्लेटू बनते हैं, प्लेन्स का आता है सीन, है ना, तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ करता है ना। तो देखिए जैसे कि जब जियोलॉजिकल टाइम शुरू हुआ था, तो कुछ आप कह सकते हो कि 9 ओरोजेनिक या माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट जो है उस समय हुए थे, है ना। और इससे जो है भई बहुत ही चेंज आया था क्रस्ट में, है ना। क्रस्ट जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है उसमें कुछ फोल्डिंग, कुछ फ्रैक्चरिंग हुई थी, है ना। कुछ उसमें जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पे हुए थे, जैसे कि आपका 600 से 3500 मिलियंस के पहले, 3 या उससे ज़्यादा जो है वो रीसेंट ओरोजेनेसिस हुए हैं, है ना। ये आपका जो है ये आपका जो है वो है आपका कैलिडोनियन, हर्साइनियन और एल्पाइन, है ना। कुछ ऐसे चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। और जो कैलिडोनियन है ना, ये मिलियंस ईयर पहले हुई है, 1 मिलियन नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, ये करीब 320 मिलियंस अगो हुई है, उसके पहले हुई है ना। इनकी वजह से क्या हुआ था, इसने माउंटेन्स जो कि आपके स्कैंडेवियन स्कैंडेवियन के थे और स्कॉटलैंड के थे, है ना, और ये जो आपके नॉर्थ अमेरिका के हैं ये बने थे। ये सारे जो एशियन माउंटेन्स हैं ये सब जो है आपका ये सब बने हैं, है ना। और ये अब जो है वो कोई स्ट्राइकिंग फॉर्म नहीं फॉर्म करते, एज दे मस्ट वंस हैव हैड, है ना। जब पहले जो इनके अंदर इतना बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर था, अब इनके अंदर इतना नहीं है। फिर बाद बाद में क्या हुआ कि अगर हम बताएं सेकंड वाले के बारे में, जो आपका हर साइनेनियन अर्थ मूवमेंट था, है ना, तो ये करीब 240 मिलियंस के पहले का था। ये फॉर्म हुआ, इसने फॉर्म करी थी रेंजेस, जैसे कि आपके यूराल माउंटेन्स की रेंज है, पेनीज है, वेल्श हाईलैंड हैं ब्रिटेन के, हार्श माउंटेन्स है जर्मनी के, है ना। और ये सारे माउंटेन्स हैं, एज वेल एज जो आपका हाई प्लेटू है साइबेरिया और चाइना के, ये सब आते हैं। सारे माउंटेन्स जो हैं ये साइज़ में भी कम हो गए हैं, और कई सारे जो है मतलब फोर्सेज आई उसकी वजह से। अब जो है हम जिस एरा में रह रहे हैं वो काफ़ी क्लोज है आपके पिछले
पिछले जो मेजर ओरोजेनिक मूवमेंट थे उनसे, और अर्थ के एल्पाइन से करीब 30 मिलियन जो ईयर्स अगो का है। और यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं ये बन रहे हैं, है ना, बड़े लेवल पे बन रहे हैं। और अगर मोस्ट रिसेंट बताऊँ तो अभी आपके दिमाग में हिमालयास आया होगा, जी बिल्कुल सही है, हिमालयास, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज़, है ना। तो ये सब है, ये काफ़ी लोफी हैं, काफ़ी इम्पोजिंग हैं। और इन सारे जो पीक्स हैं कभी कभी जो है वो बहुत माइल्स हाई होती हैं, सेवरल माइल्स हाई होती हैं। बट एक वक्त ऐसा भी आएगा जब ये भी लोअर हो जाएंगे और कुछ नया फॉर्म होगा, है ना। तो काफ़ी चेंजेस तो होते रहते हैं, जो कि होते रहेंगे भी धीमे 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 धीमे, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में। तो देखिए, कुछ टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में जानते हैं। तो मैंने आपको ये तो बताया माउंटेन्स फॉर्म कैसे होते हैं, है ना, धीमे धीमे होते हैं, बट बहुत ही मूवमेंट होता है जो अर्थ की क्रस्ट में, उससे होते हैं, उनकी प्लेट्स से वो टूट के होते हैं, है ना। और अब हम बताएंगे कुछ टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो 4 मेन टाइप्स होते हैं। तो होते हैं कुछ फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और रेसिडुअल माउंटेन्स। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम फोल्ड माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, फोल्ड माउंटेन्स जो हैं, सारे माउंटेन्स जो हैं ये बहुत स्प्रेड होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल पे जो अर्थ मूवमेंट होता है उससे ये फॉर्म होते हैं, है ना। और स्ट्रेस जब आता है अर्थ की क्रस्ट में, उससे ये फॉर्म होते हैं। ऐसे जो स्ट्रेस होते हैं ये ऐसे भी हो सकते हैं कि जब लोड बढ़े, ओवरलेइंग रॉक्स का एक दूसरे के ऊपर लॉक्स बढ़े, है ना, मूवमेंट बढ़े, मेनली मैग्नेटिक इंस्ट्रक्शंस का क्रस्ट के ऊपर, है ना। तो फोल्ड माउंटेन्स ऐसे 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 फॉर्म होने लग जाएंगे, है ना। और जब ये जो स्ट्रेस है ये होता है तो रॉक्स जो है ये फोर्स, मतलब ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव फोर्सेस पड़ती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि फोल्डिंग होती है ना, अलॉन्ग विद द लाइंस ऑफ वीकनेस। तो देखिए, यहाँ पे ऐसे धीमे 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 फोल्ड माउंटेन्स की अगर मैं आपको फोल्डेड कॉम्प्लेक्स माउंटेन बताऊँ तो कुछ इस तरह की इमेज बनती है इसमें, ठीक है। पहले ऐसे मान लीजिए कंप्रेशन होता है, और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि कुछ इस तरीके से बनती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम बताएं तो ये जो नीचे वाला आप देख रहे हो ना, नीचे वाला, इसे बोलते हैं हम सिनक्लाइन, और ये जो ऊपर हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं एंटीक्लाइन, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा ये जो गैप आ रहा है तो ये क्रस्ट देखिए शॉर्ट हो रही है, तो ऐसा कुछ होता है ना। तो धीमे 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 क्या है कि जैसे कि मैंने ये बताया आपको, फोल्डिंग क्रस्ट को जो है वो शॉर्ट कर देती है और एक ओरिजिनल लेवल बनाती है, सरफेस ऑफ सीरीज ऑफ वेव्स बनाती है, जैसे कि आपको ये दिख रही हैं वेव्स टाइप की। और अब फोल्डेड वेव्स मैंने बताया आपको, ये एंटीक्लाइंस कहलाती हैं, और जो डाउन फोल्डेड होती हैं ये सिंक्लाइन कहलाती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो जो फॉर्मेशन होता है अप और डाउन का वो क्लोजली बात दिखाता है कि ये टेबल क्लॉथ की तरह जो है ये रिंकल जैसे नहीं पड़ जाता है टेबल क्लॉथ के ऊपर, है ना, ये मुसड़ जाना, है ना, ये ऐसा कुछ होता है। खैर, अब देखिए, जो ग्रेट फोल्ड माउंटेन्स होते हैं पूरे वर्ल्ड के, जैसे कि हिमालयास, है ना, अभी ही हैं, यंग हैं और यंग फोल्ड हैं खासकर ये, है ना, हिमालयास, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, है ना, ये इस वजह से हैं क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जो है बिल्कुल कंप्रेशनल फोर्सेस जो है बहुत ही तगड़ी इस पे लगी हुई हैं, कंप्रेस करा गया है इसको। और जो फोल्ड हैं वो डेवलप होते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो फोल्ड होते हैं वो डेवलप होते हैं मच मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स में, है ना। तो जो ये क्रस्ट होती है फोल्ड की, ये पुश होती है बहुत ज़्यादा, और ओवर फोल्ड फिर फॉर्म हो जाते हैं, है ना। अगर तब भी ओवर फोल्ड के भी बाद उसे पुश करा जाए तो ये फिर रिकम्बेंट फोल्ड बन जाते हैं। समझ रहे हैं कितने सारे फोल्ड बनते चले जा रहे हैं, रिकम्बेंट फोल्ड भी आगे बन जाएंगे, है ना। एक्सट्रीम केसेस में फ्रैक्चर भी हो सकता है क्रस्ट में, है ना। तो सो दैट जो अपर पार्ट होता है रिकम्बेंट फोल्ड का, रिकम्बेंट फोल्ड मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अपर पार्ट जो होगा रिकम्बेंट फोल्ड का, है ना, ये उस मतलब जो वो हल्का सा स्लाइड फॉरवर्ड होगा लोअर पार्ट से, है ना, आगे होगा लोअर पार्ट से उसके अलोंग अ थ्रस्ट प्लेन, और इसमें एक ओवर थ्रस्ट फोल्ड बन जाएगा। तो समझ रहे हैं, जब ओवर ओवर होता जाएगा तो पहले ओवर फोल्ड होगा, फिर रिकम्बेंट फोर्स होगा, उसके बाद फिर जो है वो ओवर थ्रस्ट फोल्ड हो जाएगा। तो ओवर राइडिंग पोर्शन जो कि थ्रस्ट फोल्ड का है इसे नैपी बोलते हैं। तो ये बात समझिएगा, जो ओवर राइडिंग जो पोर्शन है ना, जो आगे है क्या कहते हैं इसी थ्रस्ट फोल्ड का, इसे हम लोग नैपी बोलते हैं। और सिंस जो रॉक स्ट्रेटा है, मतलब जो रॉक की लेयर है, ये ऊपर होती है, काफ़ी लंबी ग्रेट हाइट तक जाती है, और कभी कभी जो है वो माइल्स तक जाती है। आप जानते ही हैं हिमालय सबसे बड़ा है ना, तो माइल्स तक जाती है, इसलिए इसको माउंटेन ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा, माउंटेन ऑफ एलिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है।
तो सारे ये टर्म्स हैं और पीडीएफ मैंने इसकी फॉरवर्ड कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको टर्म्स वगैरह याद करने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। तो जो फोल्ड माउंटेन्स है काफ़ी क्लोजली ये मिलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, इनमें कई सारे एक्टिव वॉल्केनोज आपको देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर मैं बताऊं तो सरकम पैसिफिक फोल्ड माउंटेन सिस्टम जो है ना, इसमें आपको रिच मिनरल्स भी मिलेंगे, मिनरल सोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि आपका टिन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, और पेट्रोलियम हो गया, ये सारे मिनरल्स भी आपको देखने को इसमें मिलेंगे। फिर सेकेंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्लॉक माउंटेन्स की बात करते हैं, है ना। और ब्लॉक माउंटेन्स में क्या है, जब अर्थ की क्रस्ट है ना बेंड करती है ना, जो मतलब बेंड करती है फोल्डिंग, तब भाई ऑब्वियस सी बात है, फोल्ड कैसे नहीं होता है, जब अर्थ क्रस्ट जो है वो हल्की सी बेंड करे, है ना, तो फोल्डिंग होती है। बट व्हेन इट क्रैक्स, अब समझो फॉल्टिंग, है ना, फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन्स को बोलते हैं। देखो जब अर्थ की क्रक्स यहाँ पे देखो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, बेंड हो रही है तो मतलब फोल्डिंग हो रही है, फोल्ड हो रहा है ना। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो कि क्रैक कर जाए तो यहाँ पे क्या होगा, क्रैक कर जाए तो क्या होगा, फॉल्ट होगा, तो फॉल्टिंग होगी, है ना। तो फॉल्टिंग ये हो सकती है टेंशन या कंप्रेशन हो, और फोर्सेस जो हैं जो इसको लंबा करती हैं, कम करती हैं अर्थ की क्रस्ट को, है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक ये एक सेक्शन इसका फॉर्म करती हैं, है ना। या ये तो ऊपर हो जाएगा और या तो ये मतलब देखो समझो, फॉल्ट अगर होगी तो लंबी होगी, कम होगी तो या तो ये पोर्शन ऊपर हो जाएगा या नीचे हो जाएगा, इसमें तो कुछ होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से होती है। तो किस तरीके से फॉल्टिंग होती है, तो जो फॉल्टिंग की वजह से क्या हो सकता है, होर्स हो सकते हैं या ब्लॉक माउंटेन्स हो सकते हैं, है ना, या उनके काउंटर पार्ट जो है जैसे कि ग्रैबन या रिफ्ट वैली बन सकती है। तो ये रिफ्ट वैली कैसे बनती है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप कह दीजिएगा ये फॉल्टिंग की वजह से ही बनती है ना। तो अब देखिए अर्थ मूवमेंट जो है वो टेंशन तो जनरेट करते हैं, है ना, एक टेंशन फोर्सेस जनरेट करते हैं, है ना। जो अर्थ के जो क्रस्ट होता है ना, को वो अलग उसको करता है ना, पुल करता है, उठाता है क्रस्ट को अपार्ट, है ना। और फॉल्ट वगैरह डेवलप होती है ना, टेंशन इतनी होती है यहाँ पे ना, तो इस वजह से क्या होता है कि अर्थ का एक हिस्सा कुछ ऊपर या नीचे हो जाता है। अगर ब्लॉक जो है वो उसके आसपास जो है वो आपका फॉल्ट हो रही है ना, एज इट इज और राइजेस, है ना, अगर ये बढ़ रहा है और लैंड या दूसरी साइड जो है वो नीचे हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या है कि जो अब स्टैंडिंग ब्लॉक है ये होर्स्ट बन जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इसको होर्स्ट बोल रहे हैं, जो ऊपर वाला है ये यहाँ पे होर्स्ट बन जाता है ना, इसको होर्स्ट यहाँ पे बोलने लग जाएंगे। और इसी को ही ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं ना। तो ये अब स्टैंडिंग जो ब्लॉक है ये होर्स बन जाता है, या इसे ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो जो फॉल्टेड एजेस होते हैं काफ़ी स्टीप होते हैं, है ना, काफ़ी शार्प होते हैं, है ना। इसमें जो है वो स्लोप्स होती हैं, कभी कभी ये ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट लेवल के होते हैं। एग्जाम्पल आपका सॉरी हुनस्ट्रक माउंटेन्स हैं, वॉस्चेस और आपका ब्लैक फॉरेस्ट है जो आपके राइनलैंड के, है ना। टेंशन जो है वो उसकी वजह से सेंट्रल मतलब ये टेंशन कॉज कर सकती हैं, टेंट्रल में जो टेंशन्स हैं ये कॉज हो सकती हैं सेंट्रल पोर्शन का, है ना, टू बी लेट डाउन बिटवीन टू एडजेसेंट फॉल्ट ब्लॉक्स फॉर्मिंग अ ग्रैबन और रिफ्ट वैली। अब समझो यहाँ पे ये समझाते हैं आपको कि अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, मैंने ये हॉर्सेस तो बता दिया आपको, है ना, ये ब्लॉक आपका ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। अब मान लीजिए कि कभी कभी क्या है कि टेंशन की वजह से क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा सा ये नीचे हो गई, है ना, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो दो एडजेसेंट फॉल्ट ब्लॉक्स के बीच में, अब ये देखिए ऊपर है, ये देखिए ऊपर है, अब यहाँ पे ये हल्का सा नीचे हो गया, तो अगर ये नीचे हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये रिफ्ट वैली फॉर्म करेगा, है ना, इसकी स्टीप वॉल्स होंगी। ठीक है, ये देखिए रिफ्ट वैली इसने फॉर्म किया, और इसको क्या बोलते हैं, हम इसको ग्रैबन बोलते हैं, GRABEN। ठीक है, और जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम है करीब 3,000 माइल्स का लंबा है, ये आपका ईस्ट अफ्रीका से रेड सी तक जाता है, सीरिया तक के लिए यही चीज़ है। ठीक है, आप समझिए यहाँ पे कुछ कंप्रेशनल फोर्सेस को भी सेटअप करता है अर्थ का मूवमेंट, इसकी वजह से थ्रस्ट या रिवर्स फॉल्ट भी होता है ना। और यहाँ पे क्रस्ट छोटी हो जाती है, लंबी होने के लिए छोटी हो जाती है, ब्लॉक जो है वो इससे थोड़ा रेज्ड होगा या कम होगा, है ना। अगर आप सराउंडिंग एरियाज में देखिए, अगर आसपास मान लीजिए प्लेन्स है, प्लेन्स क्या है, अगर आसपास समझ लीजिए ऐसा एरिया है, तो जो ब्लॉक वाला एरिया होगा या थोड़ा सा इससे ऊपर होगा और या थोड़ा सा इससे नीचे होगा, है ना। तो अब मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। तो जनरल में बताऊं तो जो ब्लॉक माउंटेन्स या रिफ्ट वैली हैं ये टेंशन की वजह से होती हैं रादर देन कंप्रेशन, है ना। ये कंप्रेस होने की वजह से नहीं होती हैं, ये टेंशन की वजह से होती हैं। टेंशन की वजह से या तो ऊपर उठ जाएगी चीज़ क्रैक आने के बाद, या तो नीचे चली जाएगी, है ना। तो ऐसा वाला सीन होता है।
डेनुडेशन बताओ, मतलब वेदरिंग वगैरह, अब आपका जो है वाटर या आपका एयर या आपका क्या कहते हैं विंड की वजह से अगर कुछ भी चीज़ें होती हैं, है ना? तो ये इसमें फॉल्ट जो है ये और मॉडिफाई करता है फॉल्टेड लैंडफॉर्म्स को, है ना? और चेंज करता रहता है। भई पानी-वानी का असर पड़ेगा तो इसमें तो और चेंजेस आएँगे ही आएँगे, है ना? अब तीसरा की बात करते हैं, वो है वोल्केनिक माउंटेन्स। तो अगर हम वोल्केनिक माउंटेन्स की बात करें तो वो बहुत ईज़ी है। अब देखिए यहाँ पे जो छेद है इसको हम लोग वेंट कहते हैं, जो निकल के बाहर आता है उसको हम लोग लावा कहते हैं, और जो उसके बाद जो बची हुई वो उसे ऐश कहते हैं, है ना? तो मॉल वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं ये बिल्डअप होते हैं उन मटेरियल से जो कि निकल के आता है अर्थ के क्रस्ट पे, जो बाहर निकल के आता है, और जो मटेरियल जिसमें आपका मोल्टेन लावा है, वोल्केनिक बॉम्ब है, सिंडर्स, एशेज़, डस्ट और लिक्विड मड है ना? तो ये फॉर्म अराउंड करते हैं वेंट के आसपास, और क्या कहते हैं, और ये बहुत सारी लेयर्स में फॉर्म होते हैं, और बस ठीक है। जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं इनको हम लोग माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा होके बन जाते हैं। काफ़ी कॉमन और सर्कम पैसिफिक बेल्ट हो गई, और इसमें आपका कुछ वोल्केनिक पीक्स हैं, जैसे कि माउंट फ्यूजी जापान में, माउंट मेयन फिलीपींस में, माउंट मेरापी सुमात्रा में, है ना? आपका जो है माउंट अगुंग बाली में, माउंट कैटोपैक्शी इक्वेटर में पड़ता है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स की तरफ। तो रेसिडुअल माउंटेन्स में क्या होता है, सारे माउंटेन्स जो हैं इसमें ये होते हैं बाय ये इवॉल्व होते हैं बाय डेन्यूडेशन, है ना? डेन्यूडेशन मैंने आपको बताया क्या होता है। तो उससे होते हैं जब जनरल जब भी जहाँ पे जनरल लेवल जो आपका लैंड का है ये लोअर हो जाता है एजेंट्स, अब मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि कोई लैंड है सपोज, ठीक है? अब उस पे क्या कहते हैं वाटर का या एयर का, है ना? या आपका विंड का कुछ प्रेशर पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके जो लेवल है ना? लेवल है वो लोअर हो जाएगा, ठीक है? लोअर हो जाएगा, और कुछ बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एरियाज जो है वो फॉर्म कर सकते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स, ठीक है? जैसे माउंट आपका मेनुनॉक है आपका यूएसए में, है ना? और जो रेसिडुअल माउंटेन्स होते हैं ये आपके प्लेटू से भी निकल के आ सकते हैं, प्लेट्यूज से भी निकल के आ सकते हैं, है ना? और ये डिसेंडेड हो सकते हैं रिवर्स के माध्यम से भी, है ना? बाय रिवर्स इनटू द हिल्स एंड वैलीज लाइक, है ना? कुछ यहाँ पे कुछ रिजेस और पीक्स भी हैं, काफ़ी सिमिलर हैं ये हाइट में। एग्जांपल बताऊँ तो डिसेक्टेड प्लैटिक्स, जहाँ पे जो आपका डाउन कटिंग स्ट्रीम्स हैं ये इरोड होती हैं, है ना? और जो आपका अपलैंड है ये मतलब इरोड कर देती हैं अपलैंड इनटू द माउंटेन्स ऑफ डेनुडेशन। ये हाइलैंड्स ऑफ स्कॉटलैंड हो गए, स्कैंडिनेवियन हो गए, आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, ये सब ये इसी से ये रेसिडुअल माउंटेन्स का ये मतलब बचा हुआ जो माल है वही जो बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लैटिक्स के बारे में। तो प्लैटिक्स क्या है, ये आप जानते हैं एक एलिवेटेड अपलैंड है। मान सपोज करो कि ऐसे ही लैंड जा रही थी, तो हल्का सा जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये हम इसे प्लेटू कहते हैं। बहुत सारे प्लेटू को हम प्लैटिक्स बोल देते हैं, है ना? आसपास के एरिया से जो उठा होता है, यूजुअली ये डिसेंट होता है स्टीपली टू द सराउंडिंग लो लैंड, ठीक है? कभी कभी इनको टेबल लैंड भी बोलते हैं, है ना? टेबल की तरह ही तो देखने में लगते हैं, ये टेबल लैंड भी बोलते हैं। सारी हाईलैंड्स की तरह प्लैटिक्स भी जो है ये भी इरोशनल तो इसमें भी होता है ना? तो ऐसा है कि तो फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो जो फिजिकल अपीयरेंस है, तो इसमें आप कह सकते हो कि ये जो प्लैटिक्स है इसको आप प्लैटिको मतलब ग्रुप कर सकते हो कुछ तरीकों में, जैसे कि पहला है आपका टेक्टोनिक, है ना? टेक्टोनिक प्लेट से बना, तो ये टेक्टोनिक प्लैटिक्स। दूसरा है वॉल्केनिक प्लैटिक्स, और जो तीसरा है आपका डाइसेक्टेड प्लैटिक्स, ठीक है? तो आइए एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो आपका पहला है, जो हम कहेंगे जिसे हम कहेंगे टेक्टोनिक प्लैटिक्स, है ना? ये अर्थ के मोमेंट से फॉर्म होते हैं, है ना? जिससे अपलिफ्ट हो जाएगा, है ना? हल्का सा लैंड ऊपर हो गई, और नॉर्मली जो है ये एक साइज कंसिडरेबल साइज के होते हैं, है ना? एक जैसे ही होते हैं, जैसे मान लो सपोज करो ऐसे है, अब अर्थ की मूवमेंट की वजह से कुछ ऐसे हो गया है, तो ये ऊपर उठे उठे हो जाएंगे, है ना? साइज इनका सही है, फेयरली एक जैसे लगते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं, है ना? ये इसमें आपका जैसे कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स हो गए, डेक्कन प्लेटू के हमारे भारत में कुछ टेक्टोनिक प्लैटिक्स जो हैं ये टिल्टेड भी हो सकते हैं, जैसे कि मेसेटा है सेंट्रल आइबेरिया का, है ना? फॉल्टेड जैसे कि कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हार्ड्स है जर्मनी का, है ना? तो जब प्लैटिक्स जो है इसके आसपास जो है फोल्ड माउंटेन हो जाएंगे, तो इनको हम लोग इंटरमॉन्ट प्लैटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरमॉन्ट
प्लेटिक्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर तिबेतियन प्लेटू का ले लें हम, हिमालयाज़ और कुनलुन के बीच में पड़ता है, और बोलिवियन प्लेटू ले लें जो कि एंडीज़ की दोनों रेंजेस के बीच में पड़ता है। ठीक है, और ये हाईएस्ट और मोस्ट एक्सटेंसिव हो सकते हैं इंटरमॉन प्लेट्यूज वर्ल्ड में। उसके बाद सेकंड अगर मैं बताऊँ आपको वॉल्केनिक प्लेटू के बारे में कोई बातें, तो देखिए जो गरम-गरम लावा होता है, मोल्टन लावा जो होता है, ये क्या हो सकता है, ये अर्थ की क्रस्ट पे जो है आ सकता है, ये इश्यू दे सकता है फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एंड ये आस-पास जो है वो क्या कहते हैं, फैल सकता है अर्थ के सरफेस पे, और ये बहुत सारी शीट्स बना देगा बाल्सटिक लावा की, है ना? एक शीट्स टाइप की बना देगा ये बाल्सटिक लावा की, और ये जब ठंडी होंगी, जब सॉलिडिफाई होंगी, तो ये एक लावा प्लेटू बना देंगी, है ना? तो जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताऊँ तो एंट्रिम प्लेटू जो नॉर्थ आइलैंड का है, मैंने पहले भी बताया था। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट डेक्कन प्लेटू का है, ये भी मैंने जो बताया था, है ना? तो ये जो लावा ने बिल्ड करे हैं, ये बहुत ही फेमस प्लेटू, जैसे कि कोलंबिया का स्नेक प्लेटू है ना? काफ़ी बड़ा एरिया है, मलेशिया से भी 2 गुना बड़ा एरिया है ना? और हर एक लेयर जो है ये 100 फीट तक मोटी हो सकती है ना? तो ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे डाइसेक्टेड प्लेटू की, जो तीसरा वाला प्लेटू है ना? ये देखिए डाइसेक्टेड स्पेलिंग ये है। तो डाइसेक्टेड प्लेटू की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो कॉन्टिनेंटल प्रोसेस होता है वेदरिंग और इरोजन का, है ना? मतलब लैंड सॉरी एयर वाटर और जो सनलाइट वगैरह पड़ी, ठीक है, एयर वाटर विंड, है ना, इस पे जो कॉन्टिन्यूअस वेदरिंग हुआ करती है ना, इसका जो प्रेशर पड़ा करता है ना, आइस का भी, विंड का भी, हाई रनिंग वाटर का भी, है ना? तो जो हाई और एक्सटेंसिव प्लेटिक्स होते हैं वो धीमे 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 वो वॉन डाउन होने लगते हैं, और उनका सरफेस जो है वो इरेगुलर हो जाता है ना, इरेगुलर हो जाता है। और जो बहुत ही जहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी होती है, तो ह्यूमिड हाईलैंड्स में स्ट्रीम एक्शन बहुत ज़्यादा होता है पानी वानी का, है ना? कभी कभी जो ग्लेशियर होते हैं, है ना, वो भी इनको कट कर देते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, नैरो मतलब ग्लेशियर्स डीप कट नैरो वैलीज इन द, मतलब क्या हो जाता है कि इससे वैली बन जाती है प्लेटिक्स में, है ना? और इसे ही हम लोग यहाँ पे जो है वो डाइसेक्टेड प्लेटू बोलते हैं। एक एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो स्कॉटिश हाईलैंड जो है वो एक एग्जाम्पल है। और जो सूखी कंट्रीज होती हैं, ड्रायर कंट्रीज होती हैं, है ना, और वहाँ पे वर्टिकल इरोजन होता है, रिवर्स करती हैं, है ना, विंड्स वगैरह में ऐसे होता है, तो डाइसेक्ट कर देती है प्लेटू को एक स्टीप साइडेड टेबुलर मासेस में, जिन्हें मीसेस या बुटीज बोलते हैं, है ना, मीसेस या बुटीज बोलते हैं। तो ये तीनों जो है डाइसेक्टेड प्लेटूज का दोनों ही एग्जाम्पल हैं। कुछ एक एग्जाम्पल बता दूं तो कॉमन फीचर जो इसका एरिड और सेमी एरिड एरिया, जैसे कि आपका सदर्न वेस्ट यूएसए का है ना, तो ये हो जाता है। कई सारे वर्ल्ड के प्लेटू काफ़ी मिनरल रिसोर्सेज में काफ़ी फेमस होते हैं, है ना? और एक अफ्रीकन प्लेट्यू जो है गोल्ड, डायमंड, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम वगैरह जो है ब्राज़ीलियन में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं देखने को, है ना? मैग्नीज़ वगैरह मिलती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लेन्स का, है ना? कितने तरह की प्लेन्स होती हैं। तो प्लेन जानते हैं जहाँ मतलब ऐसा एरिया जो जो है एरिया लो लैंड का होता है ना? उसका जो लेवल है मतलब और या फिर उसका जो आप कह सकते हो आप कह सकते हो कि अनड्यूलेटिंग है, मतलब उसमें कुछ हुआ नहीं है, और ये एकदम लो लैंड्स हैं, और एक फ्लैट लैंड जिसे आप कह सकते हो, है ना, एक स्वीपिंग लैंड मास जो जनरली चेंज नहीं होता है, एलिवेशन इसका बहुत हाई नहीं होता है ना, या लो लैंड वगैरह होता है, वैलीज के अलॉन्ग विद द वैलीज होती हैं, और डोर स्टेप मतलब माउंटेन्स के भी नीचे हो सकती हैं, है ना, जैसे कि आप सब मान लो कि अ, भाई हरिद्वार वगैरह थोड़ा उसमें नॉर्मल आ जाते हैं, कंपेयर करो अगर आप ऊपर के एरिया से, मसूरी वगैरह से, है ना, तो मसूरी माउंटेन्स कहलाएगा। तो चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ क्या बात करते हैं, क्या तरीके हैं, टाइप्स हैं, कितने तरीके की होती हैं। तो देखिए ये आपको जो है वो 3 तरीके की मिलेंगी। एक होता है आपका स्ट्रक्चरल प्लेन, दूसरी आपकी होती है डिपोजिशनल प्लेन्स, और तीसरी जो होती है वो आपकी होती है इरोजनल प्लेन्स, है ना। तो एक एक करके अभी आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताते हैं। तो देखिए जो स्ट्रक्चरल प्लेन्स होती हैं, है ना, वो ये सारी स्ट्रक्चरली डिप्रेस एरियाज होते हैं वर्ल्ड के, है ना, और जो है ये मतलब जो है ये बनाते हैं कुछ मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड अर्थ के सरफेस पे। तो देखिए सबसे जो पहली है रहेगी वो रहेगी स्ट्रक्चरल प्लेन्स, है ना। तो इनको अगर मैं बताऊं तो ये देखिए सबसे बढ़िया जो सबसे क्या कह सकते हो सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड होती हैं वर्ल्ड की, ये वो होती हैं, है ना, अर्थ के सरफेस पे। ये हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक से फॉर्म होती हैं, और अनडिस्टर्ब्ड होती हैं, कोई डिस्टर्बेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी क्रस्टल मोमेंट से कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसमें बड़ी बड़ी ग्रेट प्लेन्स जैसे रशियन प्लेटफॉर्म, है ना, यूएसए की ग्रेट प्लेन हो गई, सेंट्रल लोलैंड ऑस्ट्रेलिया का हो गया, वो सारी चीज़ें फॉर्म करती हैं। दूसरा आपका जो फॉर्म होता है, दूसरा जो आपका बनता है वो है आपका
इरोजनल प्लेन्स, तो इरोजनल प्लेन्स में क्या है, ये सारी प्लेन्स जो हैं ये आपकी जैसे कि एजेंट्स आपके इरोजन के जो एजेंट्स हैं उनसे बनती हैं, जैसे कि आपका रेन, रिवर, आइस, है ना? इरोजन जो करती हैं विंड, है ना? तो उनसे बनती हैं। और ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सारे हेल्प करते हैं इनको स्मूथ बनाने में, है ना? इनकी इर्रेगुलरिटीज़ से इनको स्मूथ बनाने में, और अर्थ के सरफेस पे ये बढ़िया से बनती हैं, है ना? सालों साल मिलियंस ऑफ ईयर्स की मेहनत होती है। हाई माउंटेन्स जो हैं वो भी लो हो सकते हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए एक अनड्यूलेटिंग मतलब एक प्लेन में हाई माउंटेन्स भी बदल सकते हैं, है ना? और जो है ऐसी जो प्लेन होती हैं डेनुटेशन की, इन्हें हम लोग पेनी प्लेन्स भी कहते हैं। वर्ल्ड ऑलमोस्ट प्लेन, है ना? मतलब जो हाई, अब इसी समझिएगा, इवन हाई माउंटेन्स कैन बी रिड्यूस टू लो अनड्यूलेटिंग प्लेन्स, है ना? और जो ऐसी प्लेन्स होती हैं इनको हम लोग पेनी प्लेन्स भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट प्लेन, है ना? पेनी प्लेन मतलब ऑलमोस्ट प्लेन। रिवर्स देखिए अपने रास्ते में जब आती हैं तो जो है क्या कहते हैं, जब रास्ते में जा रही होती हैं सी के पास, तो क्या करती हैं, जो डीपन अपनी जो वैलीज़ हैं उनको और डीप करती जाती हैं, उनमें से पानी ऐसे गिरेगा तो और डीप होंगी वैलीज़, है ना? और जो उनका बैंक होता है उसको और वाइड करती जाती हैं, और चौड़ा करती जाती हैं, है ना? तो इससे क्या है कि अब क्या होगा कि, तो ऐसे सपोज़ करो कि यहाँ पे ये है, ठीक है? और ऐसे करके कुछ ऐसे मामला हो रहा है। अब रिवर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, तो क्या ये और ज़्यादा प्लेन करती जा रही है ना, उस एरिया को और चौड़ा करती जा रही है ना? तो इससे यहाँ पे ये बनता है ना? और अगर हम ग्लेशिएटेड रीजन में बताऊँ तो ग्लेशियर्स और आइस शीट जो होते हैं, है ना? वो भी लेवल करते हैं लैंड को, इससे आइस स्काउड प्लेन्स बनती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। एरिड और सेमी एरिड जो रीजन्स होते हैं, है ना? इसमें क्या होता है, विंड विंड की वजह से डिफ्लेमेशन होता है ना? और ज़्यादा जो आलतू-फालतू चीज़ें हैं वो इरोड हो जाती हैं, है ना? और इससे जो है प्लेन्स बन जाती हैं, है ना? तो मैकेनिकल वेदरिंग जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ में होती है, ये फिर से माउंटेन्स वियर बैक करती है माउंटेन स्लोप्स को, है ना? और यहाँ पे जेंटली स्लोपिंग और पेडिमेंट्स या पेडी प्लेन्स को छोड़ती है। पेडी प्लेन्स मतलब बताते हैं ना, पेडी प्लेन जो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट प्लेन, है ना? तो ये ऐसे बन जाता है। तीसरा है आपका ये डिपोज़िशनल प्लेन। तो डिपोज़िशनल प्लेन में क्या होता है कि मानिए डिपॉज़िट हो गया मटीरियल, है ना? कुछ मटीरियल्स लेकर आए, आपके वाटर और आपका विंड और आपका फलाना-फ़क्कर, और उससे जो है वो डिपोज़िशन हो गया, तो उससे क्या होगा कि डिपॉज़िटल प्लेन्स बनेगी, है ना? जो ये कंपैरेटिवली जो है वो लेवल इसका जो है वो होता है, और जेंटली मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ लेवल होता है आस-पास के हाईलैंड से, और इसका फर्टिलिटी और इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि किस तरह के सेडिमेंट आए हैं, है ना? क्या मटीरियल से बनी है ये, उस पे डिपेंड करेगा कि ये कैसी होगी। ना कुछ लार्जेस्ट डिपोजिशन प्लेन जो हैं वो रिवर के डिपोजिशन से होती हैं, है ना? पानी ही लेकर आएगी, रिवर ही ऊपर से लेकर आती है मटेरियल को, उसी से ही डिपॉज़िट होते हैं और डिपॉज़िटेड प्लेन बनती है ना? तो अगर मैं कुछ बताऊँ तो जैसे कि एक एक्टिव इरोजन जो है होता है अपर कोर्स में, उसकी वजह से अपर कोर्स में, और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत बड़े-बड़े एल्यूवियल जो है वो आपका एल्यूवियम बनता है, और ये नीचे आता है लोअर कोर्स में, और ये डिपॉज़िट होता है। एल्यूवियल प्लेन जो बनते हैं वो इसी से बनते हैं, फ्लड प्लेन्स और आपका डेल्टाइक प्लेन इसी से बनते हैं, है ना? बहुत प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा होते हैं। और नाइल डेल्टा की बात करूँ इजिप्ट का, तो वहाँ आप देखते हैं कि भई राइस और कॉटन कल्टीवेशन भी होता है ना? तो ये सब भी है। फिर गैंजेटिक डेल्टा हमारे यहाँ का जो है वो भी राइस और जूट वहाँ पे उगाया जाता है ना? तो आप समझ रहे हैं ना? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ग्लेशियर्स और आइस शीट्स वगैरह भी बहुत बड़े लेवल पे डिपॉज़िट कर सकती हैं मैंटल ऑफ अनसॉर्टेड फ्लूरो ग्लेशियर सैंड को, और इससे क्या हो जाता है कि मतलब जो है इसे आउट वॉश प्लेन, या फिर आप कह सकते हो और में ड्रॉप बाउल्डर के क्ले, है ना? ये सब सामान ला के रखती हैं, और इन सारे मिक्सचर से क्या होता है कि ये प्लेन बन जाती है बाद में, ठीक है? ड्रिफ्ट प्लेन जिसे कहते हैं। तो जो आउट वॉश प्लेन होती हैं यूजुअली एक बैरन लैंड है, सूखी बंजर ज़मीन होती हैं आउट वॉश प्लेन, है ना? और कुछ पार्ट जो हो लैंड का है जैसे कि नॉर्थर्न जर्मनी में, है ना? ये इसका एग्ज़ाम्पल है ना? बट जो बाउल्डर क्ले मैंने बताए ये वैल्यूएबल यहाँ पे फार्मिंग वगैरह हो सकती है, जैसे कि मिड वेस्ट यूएसए का है, या ईस्ट एंजिनिया आपका इंग्लैंड में है ना? ये सारे टर्म आपको मिल जाएँगे आपकी किताब में। और कोस्टल रीजन की बात करूँ अगर मैं, तो वेव्स हो गए, विंड्स हो गए, ऑफ़न जो है ये क्या करती हैं, ये जो है वो
जो बीच का मटेरियल होता है, जो बीच से, जो बीच जानते हैं ना क्या होता है बीच, आपका समुद्र के पास का जो एरिया होता है ना? तो वहाँ से मटेरियल लाती हैं, मड, सैंड और आपका जो भी है शिंगल वगैरह, है ना? उसके बाद ये डिपॉज़िट करती हैं इनको, है ना? सब इकट्ठा कर देती हैं इनको कोस्टल प्लेन पे, ताकि यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे जो है वो मरीन स्वैम या मड फ्लैट बन जाते हैं, टाइडल या एशुराइन लो लैंड बन जाती है ना? तो ऐसा कुछ होता है, जैसे कि आपका लो लैंड बेल्जियम की है, नीदरलैंड की है, गल्फ कोर्स आपका यूएसए का है, इसी तरीके से ये बना है ना? विंड जो है वो बह सकती हैं, देखिए आपका एलोनियन डिपॉज़िट करती हैं, है ना? और बहुत ही छोटे-छोटे फाइन पार्टिकल, जैसे कि हम लोग लोएज़ बोलते हैं, है ना? बहुत ही फाइन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ये जो विंड लेकर आती हैं इनको हम लोग लोएज़ बोलते हैं, है ना? मतलब इंटीरियर डेज़र्ट से लेकर आएँगी, है ना? ये सब के सब ये बैरन सरफेस पे लाती हैं, बंजर ज़मीन पे लेकर आती हैं और उनको जो है वो डिपॉज़िट करती हैं हिल्स के ऊपर, ठीक है? वैलीज़ या प्लेन्स के ऊपर, इसकी वजह से लोएस्ट प्लेटू बन जाता है ना? तो जैसे कि आपका नॉर्थ वेस्ट चाइना में है, या आप कह सकते हो लोइस प्लेन है, एज अ पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, है ना? एग्जाम्पल है लोइस, हमें हेल्प करता है लेवल करने में ऐसी अनड्यूलेटिंग प्लेन्स को, है ना? और कई सारे जो आपके लुइस हैं, ये कवर करते हैं प्लेन्स को पूरे वर्ल्ड में, फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन जितने हैं ये लुइस प्लेन आते हैं, ठीक है? तो ये अभी समझिए अनड्यूलेटिंग का मतलब भी मैंने पीछे बता दिया है। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फेसबुक में आपको वीडियो मिल जाएगा, सिर्फ आइस के नाम से पेज है, लाइक करके वहाँ भी देख सकते हैं। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम की आईडीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, अगर आप चाहें तो मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कोई भी मेंबरशिप का आनंद उठाना, तो जॉइन बटन से आप उठा सकते हैं। बहुत जल्दी इसमें कुछ मेंबर्स के लिए कुछ डिफरेंट एमसीक्यूज़ का एकदम प्रॉपर कौन बनेगा करोड़पति टाइप्स मेरी कोशिश है कि मैं लेकर आऊँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, टेक केयर, प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स, हैव अ नाइस डे।